हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आपको ये सूचना दे दें कि अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर डेली 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज अटेंड करवाया जाता है। तो आप चैनल से जुड़कर वहाँ पर क्विज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पहला भाग हम देख चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्न जो कि आज उसका दूसरा भाग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है जो सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राल्फ डेहरनडॉर्फ, बी कोजर, टाइनबी या स्पेंगलर? तो हमारा यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, राल्फ डेहरनडॉर्फ। डेहरनडॉर्फ ने शक्ति का जो सोपान क्रम बताया है, उन्होंने कहा है जिस समाज का शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह हमेशा कमजोर व्यक्ति को दबाता है। तो इसीलिए इसी को उन्होंने दबाव का सिद्धांत दिया है। जो एक उत्पीड़न का डेहरनडॉर्फ के अनुसार उन्होंने शक्ति एवं सत्ता को, पावर, प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता बताई है और उसी के अनुसार व्यक्ति जो है सत्ता के हाथ में होने पर व्यक्ति गरीबों या अपने से कमजोर वर्ग को सताता है या दबाता है। तो जिसके फलस्वरूप वर्ग संघर्ष होता है या इनके अनुसार या उसका विरोध करता है, व्यक्ति दबाव में आ, इसी को दबाव या उत्पीड़न का सिद्धांत करते हैं। इन्होंने कहा कि जब उत्पीड़न की एक सीमा हो जाती है या दबाव की एक सीमा हो जाती है तो उसके बाद जो है समाज में संघर्ष हो जाता है, जिसे इन्होंने दबाव या इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने वर्ग को निर्धारित करने के लिए किस संदर्भ का बात करते हैं, तो यह सत्ता को अधिक महत्व देते हैं। कहीं कहीं शक्ति और सत्ता दोनों पूछा दिया रहता है, तो यह दोनों होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? ओ स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या ईवी टाइलर? तो यहाँ पे ओ स्पेंगलर जो है यह चक्रीय सिद्धांत के से जुड़े हैं और यहाँ उद्विकासी सिद्धांत को हम एक संदर्भ में रेखी या समरेखी सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ईवी टाइलर, इनके अनुसार अगस्त काम्टे, ये सब जो है उद्विकासी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, समाज के उद्विकासी परिवर्तन के सिद्धांत से संदर्भित है। जबकि स्पेंगलर कहते हैं यह चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला है, सामाजिक परिवर्तन में निर्धारणवादी सिद्धांत पर बल देते हैं। अनेक कारकों में, दो कारकों में, एक कारक पे या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निर्धारणवादी होते हैं वह सिद्धांत को एक कारक पे बल देते हैं। जैसे मार्क्स को ले लेते हैं हम, मार्क्स ने किस कारक पर बल दिया है? आर्थिक कारक पे। वहीं डेहरनडॉर्फ सत्ता पर अधिक महत्व देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो होगा सी। अगला है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2012, 2011, 2013 या 2014? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यह जो अधिनियम है 2013 में पारित हुआ था और महिलाओं से संबंधित समतामूलक अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिए गए हैं, जिनमें इन्हें पुरुषों के समान ही समानता प्रदान किया जाता है। अगला है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उद्विकासवादी या प्रकार्यवादी? तो राइट आंसर भी हो जाएगा। इन्होंने वर्ग संघर्ष की चर्चा की है। इन्होंने कहा है कि समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक साधन पर जिसका पकड़ होता है उसे इन्होंने बुर्जुआ कहा है और एक सर्वहारा वर्ग। इन्होंने कहा कि बुर्जुआ जो है वह अपनी पूंजी के माध्यम से सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। इसीलिए कहा कि शोषण का विरोध करके जब बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग में चेतना की लहर आएगी तब वह वर्ग संघर्ष करेगा। वर्ग संघर्ष करके साम्यवादी या
समाजवादी समाज का निर्माण करेगा। कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, जिसमें संघर्ष एक अस्थायी गुण है? संघर्ष उपागम, प्रकार्यवादी उपागम, अंतःक्रियावादी उपागम, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे संघर्ष एक अस्थायी गुण है, इसी से पता चलता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष उपागम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? मार्क्स, रेजनहोवर, डेहरनडार्फ, मार्क्स, सिमेल पार्सन, मार्क्स, डेहरनडार्फ, सोरोकिन, या डी इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मार्क्स, रेजनहोवर, डेहरनडार्फ, यह है जो है संघर्ष सिद्धांतकार है। जबकि यहाँ पे पार्सन संरचनावादी प्रकार्यवादी के रूप में देखे जाते हैं। सोरोकिन का चक्रीय सिद्धांत से संबंध है, तो यह भिन्नता देखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से वर्धमान जटिलता के अनुसार सही क्रम है? आखेटक, एकत्रीकरण, कृषि, चारावाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। आखेटक, चारागाही, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। कृषक, एकत्रीकरण, आखेटक, बगानी, उत्तर औद्योगिक समाज, और औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्धमान के अनुसार जो उन्होंने समाज का सही क्रम बताया है, तो उन्होंने बताया कि पहले आखेटक, उसके बाद चारावाही, फिर कृषक, फिर औद्योगिक, फिर उत्तर औद्योगिक समाज आए हैं। यह जो क्रमिक परिवर्तन इन्होंने बताया, इसके 4 स्रोत बताए हैं: खोज, आविष्कार, प्रसार और आंतरिक विभेदीकरण के माध्यम से इन्होंने इन समाजों का वर्गीकरण या क्रम बताया है। अगला है, निम्नांकित विचारों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित है? कॉम्ट, पैरेटो, मार्क्स, पैरेटो, स्पेंगलन, मार्क्स, मार्क्स, ऑगबर्न, कॉम्टे, या मार्क्स, सोरोकिन, पैरेटो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर दिख रहा है वह सी होगा। वैसे सी भी पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि ऑगबर्न का कोई कंफर्म अभी वो है नहीं। इन्होंने उद्विकास को बहुरूपी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, ना कि एक रूपी प्रक्रिया पे। फिर भी इन्होंने उद्विकास को स्वीकार किया है, इसलिए राइट आंसर हम सी मानेंगे। जबकि मार्क्स, कॉम्टे जो है रेखीय सिद्धांत या उद्विकास सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा स्पेंसर जो है इसके प्रमुख प्रतिपादक थे, मॉर्गन, एल.टी. हाउस, ये सब जो है रैखिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, एक रेखीय विकासवादी के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों को क्रमिक में से कौन सा विकल्प सही है? स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह। स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक पत्नी विवाह। स्वच्छंद संभोग, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह, या बहुपति विवाह। तो स्वच्छंद एक पत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और स्वच्छंद संभोग। तो यहाँ पे 2 तो होगा नहीं, क्योंकि एक विवाह या एक पत्नी विवाह लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए, स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, उसके बाद बहुपत्नी विवाह, उसके बाद एक पत्नी विवाह। यहाँ बीच में एक कड़ी छूट रही है, कौन सा? समूह विवाह। तो इसकी बात अगर देखा जाए तो मॉर्गन करते हैं, इन्होंने इन अवस्थाओं की चर्चा की है। अगला है, मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाएं: जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हित किया गया है। एल क्रोबर द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, या एल.एच. मॉर्गन द्वारा। तो यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे किसने कहा है? एल.एच. मॉर्गन ने जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हित किया है।
मानव समाज के विकास के लिए। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है एंशिएंट सोसाइटी में 1872 में इन स्तरों की चर्चा की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यह एक मानता है कि समाज अपनी उत्थान अवस्था में संस्कृति और पतनावस्था में सभ्यता होता है? पी.ए. सोरोकिन, अर्नाल्ड टॉयनबी, ओसवाल्ड स्पेंगलर या हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ओस्टवाल्ड स्पेंगलर। ओस्टवाल्ड स्पेंगलर जो है इन्होंने 8 भिन्न सभ्यताओं का उद्विकासी विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जिसमें इनके विचार से कई विचारक प्रभावित रहे हैं। इन्होंने जो कहा है कि संस्कृति और पतन की स्थिति को सभ्यता कहकर पुकारा है। कहा कि जब संस्कृति के अंतिम सभ्यता की स्थिति में पहुंच जाती है तो वह पतन की स्थिति होती है। इन्होंने बताया कि संस्कृति का जो जीवन है लगभग 1000 वर्ष होता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का उदय लगभग 900 ईस्वी के आसपास हुआ है। इसलिए उनका मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति अब पतन के कगार पे है। अगला सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है। सोरोकिन एवं मार्क्स, पैरेटो एवं सोरोकिन, वेबलन और पैरेटो, मॉर्गन एंड बोगार्ट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, जो पैरेटो और सोरोकिन है यह चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो समाज एवं संस्कृति एक सर्पिल गति से घूमती है, यह 19वीं और 20वीं सदी के जो है सिद्धांतकार या विद्वान थे उनका मानना था। लेकिन बीको, पैरेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, टॉयनबी इन्होंने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि समाज का जो परिवर्तन होता है सदा एक चक्र के रूप में होता है और अंत में जहाँ से सामाजिक परिवर्तन प्रारंभ होता है वहीं पर समाप्त हो जाता है और फिर से वह प्रक्रिया को रिपीट करता है या दोहराता है। अगला है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? कॉम्ट, स्पेंसर व मार्क्स, कॉम्ट, सोरोकिन या टॉयनबी, पैरेटो, टॉयनबी या सोरोकिन, पैरेटो, स्पेंगलर या टॉयनबी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। तो पैरेटो, टॉयनबी व सोरोकिन जो है समूह के परिवर्तन से संबंधित है, चक्रीय परिवर्तन से संबंधित है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है यह भी सही है, क्योंकि स्पेंगलर भी चक्रीय परिवर्तन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आयोग ने माना है आंसर वह डी माना है, लेकिन यह दोनों संबंधित है कि पैरेटो, टॉयनबी, सोरोकिन और स्पेंगलर यह सभी जो है चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, निम्नांकित में से कौन अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत से संबंधित है? मर्टन, पैरेटो, डेविस या वेबलन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत जो है वह पैरेटो के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक उच्च वर्ग जो कि जिसे इन्होंने अभिजन कहा, दूसरा निम्न वर्ग जिसे इन्होंने अभिजनेतर कहा है। इन्होंने कहा जो शक्ति एवं सत्ता होता है वह प्रायः सर्किल रूप में चलता है। मान लीजिए यह एक अभिजात वर्ग का व्यक्ति है, लेकिन यह अपने दिखावे या आदि के कारण जो है अपनी स्थिति को खोता जाता है और एक स्थिति ऐसी जाती है कि वह निम्न स्थिति में आ जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर निम्न व्यक्ति बैठा होता है या मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है वह इस अभिजात वर्ग का जो है स्थान ग्रहण कर लेता है। फिर इसके पश्चात जब व्यक्ति यहाँ से उठकर फिर से वह अपने प्रयासों के माध्यम से वह फिर से अभिजात वर्ग की स्थिति में आ जाता है। तो इसी को इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किया है। जैसे अंबानी है, अंबानी मान लीजिए उन्हें कोई नुकसान या अपनी विलासिता के वजह से वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में आ जाते हैं और कोई मध्यम वर्गीय परिवार अपनी मेहनत के बलबूते पर अंबानी का स्थान ग्रहण कर लेता है
बाद में वह भी अंबानी के स्थान पर पहुंचने पर अंबानी की तरह ही क्रियाकलाप करने लगता है अर्थात विलासी जीवन जीने लगता है, तो उसकी स्थिति फिर से मध्यम वर्गीय की हो जाएगी और अंबानी यहाँ से फिर से मेहनत करके अपने स्थान को प्राप्त करेंगे। इसी को पैरेटो जो है अभिजन वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, इस तरह से हम समझ सकते हैं। कुलीन इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेडो पैरेटो या अर्नाल्ड टाइनबी। तो यहाँ पे जो है इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, यह जो कथन है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यह विल्फ्रेडो पैरेटो से संबंधित है। यह कथन और अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैरेटो का जो है संभ्रांति वर्ग का सिद्धांत, इन्होंने शासक या शासित वर्ग की चर्चा की, जिसे इन्होंने संभ्रांत वर्ग और गैर संभ्रांत वर्ग की परिभाषा के रूप में इन्होंने देखा है। इन्होंने कहा है कि परिभ्रमण की जो गति है वह अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। परिभ्रमण का एक ऐतिहासिक परिभ्रमण जो है सभी समाजों में पाया जाने वाला समाज है, अर्थात इतिहास को देखकर हम नहीं सीखते कि कुलीन तंत्रों का जो इतिहास में हुआ है वही वर्तमान में भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि इतिहास में कई कुलीन तंत्र हुए जिनका नाश हो गया है और उसे देखकर हमें सीखना चाहिए। और यह इन्होंने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में कहा है। तो द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक और किससे संबंधित है आप लोग जानते हैं? तो यह मीड से भी रिलेटेड पुस्तक इसी तरह की है। अगला है रेंटियर वर्ग या रेंटियर क्लास की अवधारणा किसने दी है या प्रतिपादित की है? मार्क्स, स्पेंसर, वेबलन या पैरेटो। तो यहाँ राइट आंसर जी हो जाएगा डी, पैरेटो। पैरेटो ने अपने परिभ्रमण का सिद्धांत का विश्लेषण करके शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग के संदर्भ में दिया है और उसी संदर्भ में इन्होंने जो है रेंटियर वर्ग की बात भी कही है। इन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र जो है वह लोमड़ी और शेर संभ्रांत वर्ग पाए जाते हैं। जो पैरेटो ने शेर को निश्चित आय वाला व्यक्ति माना है, मान लीजिए कोई निश्चित आय वाला व्यक्ति है या शेर के रूप में होता है, ऐसा वह मानते हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक लोमड़ी को इन्होंने कहा है कि जो जोखिम उठाता है, यह हो गया लोमड़ी। तो जोखिम लेना चाहता है, तो जो शेर है वह कभी जोखिम नहीं लेना चाहता है, वह अपनी स्थिति से खुश रहता है। लेकिन लोमड़ी जो होता है वह शेर की स्थिति लेने के लिए क्या करता है? जोखिम उठाता है। तो जोखिम उठाकर अर्थात इन्होंने इसके लिए एक सट्टेबाज शब्द का प्रयोग किया है। तो जोखिम उठाता है और आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर वह क्या करता है? वह शेर के स्थान को अर्थात शेर को बीट कर जाता है और शेर का स्थान ले लेता है और शेर जो है वापस से लोमड़ी के स्थान पर आ जाता है। और किस लिए आ जाता है? कि अपनी स्थिति से खुश रहता है और अनैतिक कार्यों को करने लगता है, अयासी करने लगता है। तो वह अपने धन को, जो संचित या एकत्रित धन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके लोमड़ी की स्थिति में आ जाता है, जबकि लोमड़ी जो होती है जोखिम उठाकर वह शेर की स्थिति में आ जाती है। इसी को उन्होंने रेंटियर वर्ग की संज्ञा दी है। किसको? लोमड़ी। जो लोमड़ी वाला वर्ग होता है इसी को इन्होंने रेंटियर वर्ग की संज्ञा दी है। अगला है पैरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी लोमड़ी के किस्म में अभिजन का उदाहरण है? औद्योगिक तानाशाह, यूरोपीय लोकतंत्र, हिटलरी तानाशाही या राजनैतिक लोकतंत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा राजनैतिक लोकतंत्र। तो अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझे हैं। तो इनका जो अध्ययन का क्षेत्र था वह यूरोपीय समाज के में जो फ्रांस से संबंधित इन्होंने अध्ययन किया था। तो वहाँ पर उन्होंने यह सिस्टम देखा और यही अपना अवधारणा प्रतिपादित किया। शेर और लोमड़ी का सिद्धांत कहीं कहीं पूछ लेगा, शेर और लोमड़ी का सिद्धांत किसने दिया है? तो वहाँ पर याद रखेंगे कि यह पैरेटो है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी के पदों का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर जी हो जाएगा
पैरेटो। अगला है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट एवं विशिष्ट चालक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? टी वेबलन, विल्फ्रेडो पैरेटो, कार्ल मार्क्स या बी ए सोरोकिन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा विल्फ्रेडो पैरेटो। पैरेटो ने अवशिष्ट और विशिष्ट चालक की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा तार्किक और अबुद्धिसंगत, इन्होंने कहा जो अतार्किक और अबुद्धिसंगत व्यवहारों से प्रेरित एवं भावनाओं के उद्योग में आकर क्रियाकलाप करते हैं, इसे इन्होंने अवशिष्ट चालक की संज्ञा दी है। जबकि ऐसे व्यक्ति जो तार्किक और बुद्धिसंगत व्यवहारों से प्रेरित होकर क्रियाएं करते हैं, मूल्यों मानदंडों का प्रयोग करके क्रियाएं करते हैं, इसे इन्होंने विशिष्ट चालक कहा है। अगला है अपनी विशिष्ट चालक को की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पैरेटो की विशिष्ट चालकों की विशेषता नहीं है? विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं, ये प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं। ये विशिष्ट चालक स्वयं में मूल प्रवृत्ति नहीं वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं, और विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। तो यह विशेषता सम्मिलित नहीं होती है। अगला है सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सोरोकिन ने, अकबर ने, मार्क्स ने या मैक्स वेबर ने? तो राइट आंसर जो हो जाएगा सीमा का सिद्धांत की चर्चा करते हैं सोरोकिन। सोरोकिन कहते हैं जब एक संस्कृति की व्यवस्था उसकी चरम सीमा या अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे अपनी गति को उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है, अर्थात फिर से वापस आना पड़ता है। अर्थात चक्री सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि एक संस्कृति है वह यहाँ से चली और यहाँ से चलते चलते वह फिर से यहाँ पर आ जाएगी, तो यह इसकी चरम सीमा होगी। तो यही इन्होंने सीमा का सिद्धांत किया है। तो यहाँ पर आने के बाद वह फिर से अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। तो इसी को इन्होंने कहा है कि संस्कृति को उल्टी दिशा में मुड़ना पड़ता है या फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। और इन्होंने संस्कृति को 3 भागों में बताया है, जो कि बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सोरोकिन ने आदर्शवादी संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और इंद्रियपरक संस्कृति, यह 3 प्रकार की संस्कृतियों की इन्होंने चर्चा की है। और पेंडुलम का सिद्धांत भी सोरोकिन से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? टायनबी, सोरोकिन, गिलिंग एंड गिलिंग या पैरेटो? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है गत्यात्मक सिद्धांत का जो चर्चा करते हैं वह सोरोकिन है। सोरोकिन जो अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया है। इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिशीलता से सामाजिक परिवर्तन आता है, जिसके दर्शाने के लिए इन्होंने 3 संस्कृति को 3 प्रकार से बांटा है। पहला विचारात्मक एवं भावनात्मक संस्कृति, दूसरा इन्होंने कहा चेतना या इंद्रिय परक संस्कृति। तो इन्होंने कहा है कि एक होता है विचारात्मक संस्कृति जिसमें व्यक्ति अपने भाव से प्रेरित होता है, दूसरा इन्होंने बताया है इंद्रिय परक चेतना संस्कृति या तार्किकता, अर्थात तार्किक रूप से यह प्रेरित होता है। लेकिन एक होता है आदर्शात्मक स्थिति जिसमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो यही पर पेंडुलम का सिद्धांत है कि एक बार यहाँ पे कोई संस्कृति चल रही है तो अगली बार यहाँ पर आ जाएगी और यह बीच में कभी कभी रुकती है। तो इसी को इन्होंने पेंडुलम का सिद्धांत कहा है, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला है किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चेतनात्मक, आदर्शात्मक या भावात्मक पदों का प्रयोग किया है? तो पीछे हमने चर्चा कर चुके हैं कि सोरोकिन इसकी बात करते हैं। अगला है कृत्रिम सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है। तो चेतनात्मक,
भावात्मक और आदर्शात्मक में वर्गीकृत किया है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला, निम्नांकित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ओस्टवाल्ड स्पेंगलर, विल्फ्रेडो पैरेटो, अर्नाल्ड बी टाइनबी या कार्ल मार्क्स? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा टाइनबी। टाइनबी चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया है। चैलेंज और रिस्पॉन्स का सिद्धांत इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। इन्होंने स्पेंगलर जो है, इनका जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्होंने किसी भी संस्कृति के विकास के चक्रीय रीति से होना इन्होंने पाया और बताया कि दुनिया के 8 प्रमुख संस्कृतियों का इन्होंने अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने यह देखा कि इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, हिंदू, चाइनीज, क्लासिकल या अपोलिनियन, अरबियन, मायान, वेस्टर्न, इन सब संस्कृतियों का इन्होंने अध्ययन किया था और बताया कि चक्रीय होता है, जो सामाजिक जो परिवर्तन होता है वह चक्रीय होता है। इन्होंने कहा जैसे व्यक्ति के जीवन में उत्थान एवं पतन होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान एवं पतन होता है। जैसे व्यक्ति का जीवन बचपन, युवा, परिपक्वता एवं बुढ़ापा के चरणों से गुजरता है, उसी प्रकार से संस्कृति के इन चरणों से गुजरकर समाप्त हो जाता है। इसी को इन्होंने चक्रीय विकास या नियम के रूप में देखा है। इन्होंने कहा है कि या तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से ऋतुएं आती हैं, 4 ऋतुएं आती हैं, बसंत, पतझड़, सर्दी या गर्मी, उसी तरह से संस्कृति के भी कुछ स्टेज होते हैं और उन स्टेजों से गुजरकर वह फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। अगला है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताया है? तो अभी बताया है कि इस जो ओस्टवाल्ड स्पेंगलर हैं, इन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन करके चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसमें इन्होंने इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, हिंदू, चाइनीज, क्लासिकल, अब्रेयन, अरेबियन, म्यान और वेस्टर्न एंड रसियन संस्कृति का अध्ययन करके इसकी चर्चा की है। अगला है, थर्स्टीन वेबलन ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पर किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? कार्य के मूलभूत संवेग, प्रौद्योगिक प्रविधियां, आदत एवं विचारधाराएं, इन तीनों का प्रयोग करते हैं, जबकि उत्पादन की पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्पादन की पद्धति। उत्पादन की पद्धति को प्रमुखता कौन देता है? तो उत्पादन की पद्धति को प्रमुखता देते हैं मार्क्स। तो वेबलन का जो है, इन्होंने कार्य की करने की प्रवृत्तियां माना है, जो कि विभिन्न प्रवृत्तियों का निर्धारण करती है। जब कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है तो उसे प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों के कारण भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होना होता है। अर्थात जिस प्रकार का भौतिक पर्यावरण होगा, उसी प्रकार से मनुष्य की आदतों का निर्माण हो जाता है, उसके विचार भी उसी के अनुरूप बने होते हैं। जैसे नई नई प्रविधियां आती हैं, वैसे वो नए नए विचार भी व्यक्तियों के घर कर जाते हैं। इस प्रकार के विचारों के फलस्वरूप सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, जिससे हम सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसे हम उदाहरण के स्वरूप समझते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा भौगोलिक या प्रौद्योगिक प्रविधियां जो है प्रभावित करती है। जैसे हमारे भारत जो है गर्म देश है, तो यहाँ पे जो है शराब के सेवन को हम लोग अनुचित मानते हैं, या हमारे धर्म में इसे अनुचित माना गया है। लेकिन वही पश्चिमी समाज में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह ठंडा होते हैं, तो वहाँ शराब को उचित माना जाता है। यहाँ तक कि पूजा में भी शराब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा वहाँ का भौगोलिक स्थिति है, उसी प्रकार की वहाँ की विचारधारा उत्पन्न हुई है, अर्थात जरूरतें उत्पन्न हुई, उसी हिसाब से उनकी विचारधारा भी बन गई है। अगला है, वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्धारणवाद, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी, या इनमें से कोई नहीं? तो थर्स्टीन वेबलन जो है प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी या निर्णायकवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो इनका जो विचार है वह प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा समाज के हर संस्कृति का स्वरूप जो है, उसके अंतर्गत जो प्रौद्योगिकी पाई जाती है उस पर निर्भर करता
है। प्रौद्योगिकियां जो सामाजिक संस्थाओं के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने कहा कि जहां आविष्कार की जरूरत उपज होती है, वहीं संस्थाएं सामाजिक परंपराओं को आधार बनाकर समाज में पाई जाने वाली प्रौद्योगिकियां होती हैं और समाज की कई जरूरत नई प्रौद्योगिकियों का जन्म देने के लिए प्रेरित करती हैं। नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से नई नई आदतें और नई नई प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन कोजर ने बताया कि विवलन का जो यह सिद्धांत है वह प्रौद्योगिकी विश्लेषण है, जिसमें प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत विकास के बीच पिछड़ापन का सिद्धांत स्थापित करता है। लेकिन जो कोजर है, इन्होंने कहा कि जो इनका सिद्धांत है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सिद्धांतों के बीच गैप को बढ़ाता है। लेकिन जो है जहाँ प्रौद्योगिकी संस्था को इन्होंने जो कोजर मानते हैं कि वह एक साथ चलती हैं या एक दूसरे के संपूरक होती है। अगला है कि शिल्प कारीगरी की मूल प्रवृत्तियां तथा लाभ में किसने अंतर किया है? सोरोकिन, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या थर्स्टीन वेबलन? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, थर्स्टीन वेबलन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।